हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि गैमेटोजेनेसिस क्या है और कैसे होता है। तो गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डिप्लॉयड जर्मिनल सेल से हैप्लॉयड गैमीट्स का निर्माण होता है। क्योंकि मनुष्य में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए गैमेटोजेनेसिस भी दो प्रकार से होता है मनुष्य में। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जन्म, जिसके द्वारा मेल में टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म का निर्माण होता है। और दूसरा प्रोसेस oogenesis अंडाणु जन्म, जिसके द्वारा फीमेल के ओवरी में अंडाशय के अंदर डिप्लॉयड जर्मिनल सेल से हैप्लॉयड ओवम का निर्माण होता है। तो ये दो भाग हो गए इसके, यानी गैमेटोजेनेसिस को दो भाग में हम लोग बांट दिए, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। अब हम लोग सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। यहाँ डायग्राम बना हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस को तीन फेज में बांट दिया गया है, तीन अवस्थाओं में बांट दिया गया है। पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। आइए अब जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव फेज है क्या होता है इसमें। तो जैसा कि नाम है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव गुणन अवस्था, इसमें बहुत तीव्रता के साथ सेल डिवीजन की क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन होता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक जो नलिकाएं होती है टेस्टिस की, उसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती है, जिनको स्पर्मेटोगोनियल सेल भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में तीव्रता के साथ समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के चलते इसमें बहुत अधिक संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ये सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, अर्थात इनमें दो सेट गुणसूत्र रहता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र इसमें रहते हैं। तो इस तरह से इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यह अवस्था हो गई मल्टीप्लिकेटिव। दूसरी अवस्था है ग्रोथ फेज, वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था के दौरान स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं कोशिका, इसमें आकार में इसकी वृद्धि होती है, इसका आकार डबल ट्रिपल हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है और तब इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी द्विगुणित होती है। ये ग्रोथ फेज हो गया। इसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है, इसको मैच्योरेशन फेज कहते हैं, इसको परिपक्वन अवस्था कहा जाता है। तो मैच्योरेशन फेज में सबसे पहला जो कार्य है वह कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होना है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होना है, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को जन्म देती हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, ये हैप्लॉयड होती है, अर्थात इसमें केवल एक सेट गुणसूत्र रहता है। मनुष्य में यह केवल 23 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस सेकेंड। यह इक्वेशनल होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या घटती नहीं है, उतनी ही रह जाती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के विभाजन से दो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर के इन दो स्पर्मेटिड्स का निर्माण किया है और यह विभाजित होकर के यह होती है। तो इस तरह से विभाजन की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, ये हैप्लॉयड हैं। और इसी में सेकेंडरी जो ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड हैं, लेकिन इनका आकार राउंडेड होता है, गोलाकार होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब इनमें एक मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होनी है, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसका आकार चेंज कर जाएगा, इसका शेप साइज जो है वो चेंज हो जाता है
और ये गोलाकार से ये स्पिंडल शेप या इसको कहिए कि यह स्पाइरल शेप में बदल जाता है। इसका 4 भाग में विभाजित हो जाता है। जैसे देख रहे हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 भाग में विभाजित हो जाता है। और ये स्पर्म है, इस आकार में जब आ जाता है इसमें स्पर्म नाम दिया जाता है। ये मोटाई होता है, गतिशील होता है। तो इस तरह से जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, इसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का निर्माण होता है। मनुष्य में जो स्पर्म बनते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। आधे इसमें से 50% जो स्पर्म होते हैं उनमें X क्रोमोसोम रहता है। X क्रोमोसोम वाले जो स्पर्म होते हैं उनको कहा जाता है गाइनोस्पर्म्स। गाइनोस्पर्म्स कहा जाता है। और जिसमें इसमें रहता है X क्रोमोसोम, और जिसमें Y क्रोमोसोम होता है उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंडोस्पर्म, इनमें Y क्रोमोसोम होता है। तो इन दोनों का जो मात्रा है, दोनों की जो संख्या होती है वह बराबर होती है। अर्थात 50% गाइनोस्पर्म होते हैं और 50% एंडोस्पर्म होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा होने में लगभग 74 दिन का समय लगता है। अर्थात यहाँ ये विभाजन की क्रिया होती है इसमें सबसे पहले, वहां से लेके स्पर्म बनने तक का प्रोसेस लगभग 74 दिनों में पूरा होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान मेल में प्रतिदिन लाखों की संख्या में स्पर्म बनते हैं। और यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है मृत्यु तक। यानी कि यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यह रिप्रोडक्टिव फेज में शुरू होने के पश्चात ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। जबकि अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके आगे जानने जा रहे हैं oogenesis के बारे में, अर्थात अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन की क्रिया फीमेल्स में होती है और यह प्रोसेस जन्म से पहले शुरू होता है। फीमेल्स में यह प्रोसेस जन्म से पहले शुरू होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान फीटस में ही 7 लाख से लेकर के 20 लाख तक की संख्या में उगोनियल सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जन्म के बाद प्यूबर्टी आने तक, यानी कि 10 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, इस दौरान ये बहुत सारी जो उगोनियल सेल्स हैं ये नष्ट हो जाती है। फंक्शनल जो सेल्स है प्यूबर्टी के समय वो फीमेल्स में लगभग 80,000 के आसपास, 60 से 80,000 रह जाती हैं। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में oogenesis। oogenesis है प्रोसेस क्या है? तो वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ओवम का, डिप्लॉयड जर्मिनल सेल से ओवम का निर्माण होता है, हैप्लॉयड ओवम बनते हैं, वह प्रोसेस oogenesis कहलाता है। जिस तरह से आपने देखा स्पर्म का निर्माण, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यह प्रोसेस भी पूरा होता है। अर्थात इसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ और मैच्योरेशन। ये 3 अवस्थाएं इसमें होती हैं। जहां अंतर है आपको हम बताएंगे, इंडिकेट करेंगे क्या अंतर है इसमें। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों में बिल्कुल एक जैसा होता है। दोनों में यह समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में उगोनियल सेल्स बनती है। उगोनिया का निर्माण हो जाता है, ये डिप्लॉयड होती है, अर्थात इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। यह मल्टीप्लिकेटिव फेज हुआ। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि यह उगोनिया प्रत्येक मंथ उगोनिया जो होता है वह प्राइमरी ओसाइट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात इसका आकार बढ़ता है। कुछ जीवधारियों में, जैसे ड्रोसोफिला में, लगभग 90,000 गुना आकार बढ़ता है ओवम का। और मनुष्य में
लगभग 200 गुना बड़ा इसका आकार हो जाता है। जो उगोनिया होती है, इस उगोनिया के आकार से प्राइमरी ओसाइट का जो तुलना करते हैं तो ये लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ा होता है। अर्थात फीमेल्स में अगर डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका ये उगोनियम, ये प्राइमरी ओसाइट होता है, ओवम होता है, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो इसका आकार बढ़ना ये ग्रोथ फेज में होता है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन फेज में प्राइमरी ओसाइट विभाजित होता है और सूत्री विभाजन से, प्रथम और सूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिससे दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं, असमान कोशिकाएं बनती हैं आकार के दृष्टिकोण से। तो इसमें एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको कहा जाता है ऊटिट कहते हैं उसको, या सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है। ये बड़े आकार की कोशिका होगी। दूसरी जो कोशिका होती है उसका आकार बहुत ही छोटा होता है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है, बहुत कम रहता है, और उसे पोलर बॉडी कहा जाता है, ध्रुवीय कोशिका। फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है यहाँ प्रथम और सूत्री विभाजन के पश्चात। और इसके बाद इसमें जो मियोसिस सेकेंड होता है, दूसरी बार जब सूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो पुनः यहाँ पर भी कोशिकाएं जो बनती हैं अनइक्वल बनती हैं, अनइक्वल यहाँ पर डिवीजन होता है। इसमें बड़ी कोशिका जो बनती है उसको ओवम कहते हैं, और जो छोटी कोशिका है उसको सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है। यह वाला जो फेज है यह मेल में और फीमेल में डिफरेंट है, यहाँ कुछ अंतर है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब विभाजित होगा तो उससे बनने वाली कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स, इनका जो आकार होता है वो सेम रहता है। लेकिन oogenesis के दौरान जो प्राइमरी ओसाइट होता है ये जब डिवाइड करता है तो कोशिकाएं असमान रहती हैं, अर्थात एक कोशिका बड़ी और एक छोटी हो जाती है। ये डिफरेंस है यहाँ। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि एक प्राइमरी ओसाइट से केवल एक ओवम का निर्माण होता है। फीमेल में एक प्राइमरी ओसाइट जो होता है उसके विभाजन से केवल एक ओवम बनता है, जबकि मेल में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजित होता है तो उसे 4 स्पर्मेटिड्स या स्पर्म बनते हैं। तो यह भी यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। जब ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, यह वाला जो फेज है ये जन्म से पूर्व यह अवस्था पूरी हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव फेज फीमेल में ये जन्म से पूर्व ही ये कंप्लीट हो जाता है। ग्रोथ फेज जो होता है यह प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है, प्यूबर्टी के समय। और इसके बाद जो मैच्यूरेशन फेज है ये प्रत्येक मंथ ये मैच्यूरेशन फेज पूरा होता है। प्रत्येक मंथ केवल एक जो होता है ये प्राइमरी ओसाइट को डेवलप करता है ओवम के रूप में। लेकिन जब ओवरी से ओवुलेशन की क्रिया होती है, ओवम बाहर निकलता है, तो उस दौरान यह सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रहता है। और यदि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तब यह सेकेंडरी ओसाइट ओवम के रूप में कन्वर्ट होता है, अन्यथा इसी अवस्था में यह नष्ट हो जाता है।